नमस्कार दोस्तों। और एलटी ग्रेड की सामान्य अध्ययन की यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। दूसरी क्लास भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले की तरह बहुत ही रुचिकर है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। अब देखो, यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत यूजफुल है। इसके अलावा जो आर का मेन होगा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है, पीईटी की जो परीक्षा है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जीएस आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई जा रही है और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट डे पर 50 प्रश्नों की क्विज करवाई जाएगी, जो कि अति संभावित प्रश्नों पर आधारित रहेगी। अभी ग्रुप नहीं बना है और ग्रुप बन जाएगा। बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर आप लोगों को उसमें प्रवेश मिलेगा, जिसमें आपको हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता ना करें, सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों से पहले मैं एक प्रश्न करूँगा कि चलो ये बताओ कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है, साथ ही साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसकी टाइमलाइन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी होता है, बिना टाइमलाइन के आप इतिहास को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी घटना हो गई है, कौन सी होने वाली है। मतलब बहुत सारे लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं कि तुलसीदास को ले आते हैं, कहाँ पर तुलसीदास को ले आते हैं, औरंगजेब के दरबार में ला के खड़ा कर देते हैं। तो टाइमलाइन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा तीसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसकी तीसरी यात्रा कब हुई थी, ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था और अब यही प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो ये आपके पार्ट 1 से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो लोग जानते हैं वो लोग नीचे आंसर कर देंगे, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न भी आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने है, तो आंसर करिए। इसके बाद आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने आप लोगों को सारी टाइमलाइन जो है बता दी थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहली क्लास का कि पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल शुरू से देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया था भारतीय इतिहास, जो कि 3 खंडों में पढ़ा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर केवल हमें साक्ष्य ही मिलते हैं, लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या है, हमें लिखित रूप में लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन हम उसे अब तक भी पढ़ नहीं सके हैं। तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल, जहाँ से आपको लिखित रूप में इतिहास के दस्तावेज प्राप्त होते हैं, यानी कि जहाँ से हम इतिहास को पढ़ना और समझना शुरू किए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 600 BC से यह काल स्टार्ट होता है। इसके बाद इसके भी 3 खंड हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। और ऐतिहासिक के अंतर्गत प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या क्या आता है, आधुनिक में क्या क्या आता है, सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भारत में जो यूरोपीय आए, तो यूरोपियों के आगमन का जो क्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में। फिर डच आए थे, ये हॉलैंड और नीदरलैंड वाले, ये आए थे 1595 में। फिर आए थे अंग्रेज 1600 में। फिर डेन आए 1616 में और फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो पुर्तगाली हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के बारे में। यानी कि आज हम देखेंगे 1595 में आने वाले डच और 1600 में आने वाले अंग्रेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। पुर्तगालियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोबारा से तो क्लास देख लीजिएगा, आपको जो पहली क्लास में सारी बातें क्लियर बताई गई हैं, सब कुछ आप समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। डच कौन थे, ये हॉलैंड और नीदरलैंड से आए थे। ये आज की क्लास 2 है, पहली क्लास हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि डच जो कि भारत आए थे तो वो किस रास्ते से आए थे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाली आए थे वो किस रास्ते से आए थे। तो पुर्तगाली ये हमारा भारत है। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे, केरल में आए थे, कालीकट, ठीक है। तो वो कहाँ से आए थे,
ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। उन्होंने वेस्ट से एंट्री ली थी। लेकिन जो यहाँ पर डच आए थे, डच कहाँ पर आए? तो डच जो थे ना, ये पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश किए। ये सबसे पहले तो पहुँचे थे सुमात्रा, सुमात्रा पहुँचे थे डच। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, सुमात्रा से ये आपका श्रीलंका हो गया, फिर ये भारत हुआ। यानी कि इनका जो प्रवेश हुआ है वो पूर्वी तट से हुआ है, ठीक है, पूर्वी तट से हुआ है। ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है, ये सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा जो है यह इंडोनेशिया का ही एक द्वीप माना जाता है। सबसे पहले मसालों की तलाश में जो डच थे वो सुमात्रा पहुँचे। सुमात्रा के बाद ये लोग इसी रास्ते से पहुँच गए थे, कहाँ पर? ये पहुँच गए थे हमारे भारत में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली जो आए तो मुख्य रूप से वो यहाँ पर मसालों के व्यापार का उनका उद्देश्य था और मसालों पर ही उन्होंने फोकस किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब डच पहुँचे तो डचों ने मसालों पर व्यापार किया था, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो क्लोथ था, यानी कि कपड़ों को। तो एक तरीके से भी आप ये भी कह सकते हैं कि मसालों के लिए पुर्तगाली और डच जो थे वो कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो मुख्य व्यापार था पुर्तगालियों का मसाला था और डचों का क्या था? कपड़े था, ठीक है। समझ पाए आप ना? तो इसके बाद देखते हैं सबसे पहले जो इनका लीडर बना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो पहला डच यात्री था जो कि भारत पहुँचा था, एग्जैक्टली ये भारत नहीं पहुँचा था, ये पहुँचा था सुमात्रा, जो कि तब इंडोनेशिया में था, अब भी इंडोनेशिया में है। तो कार्लेनियन हाउटमैन, क्या नाम है? कार्लेनियन डी हाउटमैन। ये जो है पहला यात्री था, पहला डच यात्री था जो कि भारत पहुंचा था। कब? ये पहुंचा था 1596 में। आप समय देखिए, काफ़ी समय बीत चुका है। 1498 के बाद 1596, लगभग 98 साल। चलो मान लेते हैं थोड़ा सा लमसम करके 100 साल के बाद, यानी कि पुर्तगालियों के आने के 100 साल के बाद जो डच थे वो पहुंचे थे भारत, ठीक है। तो काफ़ी लंबा गैप रहा, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो काफ़ी यहाँ से बेनिफिट कमा रहे थे। पुर्तगाली जो मसाले ले जाते थे, यहाँ पर कोलंबस ने बताया, वास्को डी गामा ने ये बताया था कि वो जो यहाँ पर मसाले लेके जाता था वो 60 से 70 गुना, इतिहास में लिखा गया है 60 गुना, लेकिन इससे भी अधिक कीमत पर यूरोप में क्या होती थी? ब्लैक मार्केटिंग होती थी। क्योंकि यहाँ के जो मसाले थे यूरोप में बहुत ही अधिक पसंद किए जाते थे, तो वहाँ पर लोग मांस खाते थे, यहाँ की काली मिर्च और मसाले छिड़क कर खाने लगे, तो उनको बड़ा ही मज़ा आने लगा होगा ना। तो सारी बातें समझ रहे हैं आप। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो डचों ने भारत में अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी, यानी कि जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी, ये 1605 में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखेंगे आप ना तो ये बिल्कुल मछली के आकार का आपको दिखाई देगा, बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देता है, तो इसे कह देंगे आप, कभी कभी कहेंगे मछलीपट्टनम क्योंकि मछली की तरह दिखता है। और ये जो एरिया है आप देख रहे हैं कहाँ पर आ रहा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, यहीं पर जो डच थे वो आए और उन्होंने पहले तो मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई, लेकिन जल्द ही उन्होंने पुलिकट में भी एक फैक्ट्री लगा ली। और क्योंकि पुलिकट जो था, ये पुलिकट झील भी आप जानते होंगे, ये थोड़ा सा समुद्र के और करीब था, तो उन्होंने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई वो पुलिकट में बनाई थी। और पुलिकट में ही बाद में उन्होंने अपना सब कुछ, यानी कि जो प्रशासन का काम था उसे पुलिकट में ही ट्रांसफ़र कर दिया था। तो डचों ने यहाँ पर कहाँ पर फोकस किया? मैंने आपको बताया कि जो पुर्तगाली आए थे वो यहाँ पश्चिम में आए और डच जो आए थे वो पूर्व में आकर अपना प्रभाव जो था उसको बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। प्रभाव तो नहीं बढ़ा रहे थे फिलहाल, तो ये चुपचाप अपना जो है बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर लड़ाई होगी प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उद्देश्य बस यही है कि जो ये लोग यहाँ से टैक्स वगैरह चुकाते थे, तो क्या होता था, कभी कभी इनको लगता था ना कि अगर इनका अपना प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर हो तो और भी कम कीमत पर। पहले तो क्या हुआ कि जब ये यूरोपीय भारत आए तो भारत में व्यापार को तेज़ी मिली, क्योंकि ये नकद पैसा देते थे और ज़्यादा पैसा देते थे, तो यहाँ के जो राजा थे वो इन यूरोपियों को सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में इनको लगने लगा कि अगर हम यहाँ पर और भी कम कीमत में चाहें तो अपना प्रभाव बढ़ाकर यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, और यूरोप में जब सामान बेचेंगे तो और अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो बस लालच जो था वो इनका क्रमशः बढ़ता गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में लगी थी, और पुलिकट में इन्होंने
सिक्कों की ढलाई स्टार्ट कर दी थी, और वो भी सिक्के जो थे सोने के बनते थे, स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के बनाने शुरू किए और इसको नाम दिया गया पैगोडा। ठीक है, पैगोडा कहा जाता है सोने के सिक्कों को। और ये जो पैगोडा यानी कि ये जो पैगोडा नाम के सोने के सिक्के थे, इनकी ढलाई कहाँ पर होती थी? पुलिकट में होती थी, जो कि आंध्र प्रदेश, वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तब आंध्र प्रदेश नहीं था। ठीक है, समस्त गतिविधियों का यही केंद्र बन गया, यानी कि इनको लगा कि चलो अब हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ से समुद्र भी करीब है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में हमको मिल रही हैं। तो इन्होंने मछलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम को छोड़ा और पुलिकट में अपना प्रभाव बनाया, लेकिन छोड़ा नहीं, मतलब यहाँ से इन्होंने शासन को शिफ्ट कर दिया, केवल अपना प्रभाव इन्होंने मछलीपट्टनम में बनाए रखा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बहुत समय तक जो ये डच थे, नीदरलैंड हॉलैंड के जो निवासी थे, ये भारत में टिक नहीं पाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज़ों को भी अपना प्रभाव बढ़ाना था। अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर आए ही थे इस उद्देश्य से कि भारत पर वो अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाएंगे और यहाँ की जो संपूर्ण व्यापार व्यवस्था है पहले तो उसको हाथ में ले लें, जिसके लिए उन्हें ये लगा कि यहाँ पर जो राजा वगैरह हैं पहले तो उनको ही जीत लिया जाए। आगे चल के मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन वर्तमान में समझिए कि ये जो डच हैं इनको ज़्यादा समय नहीं मिला। ये भारत में कब पहुँचे? भारत में आ गए थे 1605 में, और लगभग इन्होंने 150 से ज़्यादा साल तक ये रहे। लगभग 150 साल बाद एक वेदरा का युद्ध हुआ, वेदरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच। इसमें डच जो थे बुरी तरह पराजित रहे और यहीं से डचों का पतन हो जाता है। बस इतने ही प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में। अगर डच से संबंधित कोई भी टॉपिक होगा तो इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप LT ग्रेड दें, चाहे GIC दें, चाहे PCS दें, कोई भी परीक्षा हो, इससे अधिक आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मसालों के बारे में बात करें तो मसालों पर फोकस था पुर्तगालियों का और कपड़ों पर फोकस था डचों का। ठीक है, बाद में ये जो कपड़ों का व्यापार था इसे भी अंग्रेज़ों ने जो है अपनाने का या हासिल करने का प्रयास किया। अब दोस्तों बात करते हैं एक खतरनाक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये कंपनी 1600 में बनी, जब 1600 में बनी तब इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ये 1833 का जो चार्टर था, इस चार्टर में ये नाम इसको दिया गया। तब तक केवल यह एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इस कंपनी को अधिकार पत्र सौंप दिया था। और ये अधिकार पत्र जो महारानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 में अधिकार पत्र सौंपा था। तब इस कंपनी में 217 साझीदार थे जिनको गवर्नर था टॉमस स्मिथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब हुआ? 1833 के चार्टर के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले मैं आपको टाइमलाइन समझा दूँ कि देखो ये जो महारानी एलिजाबेथ हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी को, जो कि ईस्ट में जाकर यानी कि भारत में जाकर व्यापार करेगी, तो ये देखो ये हो गया आपका यूरोप, बीच में आता है अफ्रीका, ये और ये हो गया हमारा भारत। तो ये लोग इस रास्ते से आए थे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आए थे तो ये कंपनी जब यहाँ पर बनी थी तो 1600 में बनी थी, लेकिन 1605 में क्या हुआ? 1605 में जो महारानी एलिजाबेथ हैं इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इसके बाद राजा कौन बन गए? सारी सत्ता जो थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम के बाद ट्रांसफ़र हो गई थी किसके हाथ में? जेम्स प्रथम के हाथ में। जेम्स प्रथम के हाथ में सत्ता जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि जेम्स प्रथम ने 1608 में कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 1609 में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ज़्यादातर 1608 ही यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि 1608 में जेम्स प्रथम ने अपना एक राजदूत, एक मैसेंजर भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस यह जेम्स प्रथम का यानी कि पहला अंग्रेज़ मैसेंजर था जो कि पहुंचा था मुग़ल दरबार में। यहाँ पर मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि सन 1600 में जब ये कंपनी बन रही थी, सन 1600 में जब ये कंपनी बन रही थी तब भारत में अकबर का शासन था। ठीक है, अकबर मरा कब? अकबर मरा था 1605 में, और 1605 के बाद भारत का शासक कौन बन गया था? जहांगीर बन गया था। कैप्टन हॉकिंस जब भारत पहुंचा 1608 में तो उसे पता नहीं था
कि अकबर मर चुका है, जहांगीर शासक है। तो जो फरमान लेके वो आया था जेम्स प्रथम का, वो अकबर के ही नाम था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भाई साहब अकबर तो नहीं है, अब उनके उत्तराधिकारी हैं जहांगीर। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस, ये मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था। दो लोग आए थे, कैप्टन हॉकिंस आया था, एक 1615 में दूसरा अंग्रेज आया था मैसेंजर बनकर। उसका नाम आपको बताना है, आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 1600 में अंग्रेजी कंपनी बनी, तब भारत में कौन था? अकबर था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 27 अक्टूबर 1605। अकबर जो था ना, अक्टूबर में ही जन्मा था, अक्टूबर में ही मरा, और ज़्यादा एज उम्र नहीं। मैं देखूंगा तो यहाँ पर जितने भी मुग़ल हैं वो लगभग 60 से 70 के बीच में ही मतलब दिवंगत होते चले गए, उनकी डेथ होती चली गई है। तो आप देखिए यहाँ पर 1605 में जन्म हुआ, 1542 में डेथ हो गई। 1542 में जन्म हुआ, 1605 में डेथ हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता ना। चलो, तो 1542 यानी कि 60 साल अगर आप इसे ले लें और यहाँ से 5 साल ले लें तो कुल मिला के कितना हो रहा है? तो लगभग 63 साल तक अकबर जो था वो जीवित रहा। कितने साल? 63 वर्ष तक अकबर जो था वो जीवित रहा। 63 वर्ष में उसकी डेथ हो गई। तो 15 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ, 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जहांगीर जो था वो मुग़ल सम्राट बना। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में। ठीक है, और डेथ हुई थी 28 अक्टूबर, ये भी अक्टूबर में ही मरा। ठीक है, 27 को अकबर मरा है, 28 को जहांगीर मरा है 1627 में, यानी कि 58 साल की उम्र में जहांगीर की डेथ हो गई। और ये राजा कब बना था? तो ठीक है, जैसे ही अकबर की डेथ होती है 1605 में, उसके जस्ट बाद जहांगीर जो था राजा बना, और वो 1627 तक राजा बना रहा। अच्छा, 1627 के बाद राजा कौन बना था ये बताइए आप लोग। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये महारानी जो एलिजाबेथ थी, इनकी भी डेथ हो गई थी, 1603 में हो गई थी। मैंने आपको साथ 1605 भेजा था, थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप याद कर लो, इसको दोबारा से इंप्रूव कर लेना कि महारानी एलिजाबेथ की जो डेथ हुई है वो 1603 में हुई है, यानी कि अकबर से 2 साल पहले महारानी एलिजाबेथ जो थी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एलिजाबेथ कब मरी थी? 1603 में। और इसके बाद जेम्स प्रथम जो थे वो इंग्लैंड के राजा बन गए थे। इंग्लैंड के शासक कौन बने? जेम्स प्रथम बने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही ना? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप लोग। महारानी एलिजाबेथ की जो मृत्यु हुई है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है, शायद ना के बराबर, कभी पूछा ही नहीं गया है। मैंने तो नहीं देखा कि ये कभी सवाल आया है। अगर आपके सामने से गुजरा है किसी एग्जाम में तो बताना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा अंतर है। इसको ऐसे रिलेट करना कि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, उसके 2 साल पहले जो इंग्लैंड की महारानी हैं एलिजाबेथ प्रथम, उनकी डेथ हो चुकी है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो कैप्टन हॉकिंस जो था, मैंने आपको बताया कि मुग़ल दरबार में जब आया था तो वो अकबर के नाम का फरमान लेकर आया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अकबर जो 1605 में मर चुका है, और ये कब आया था? 1608 के आखिर में आया है, इसलिए कभी कभी कहीं कहीं पर 1608 1609 लिखा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको यहाँ पर 1608 में ही ये जब पहुंचा था जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, इसको एक सफलता तो मिल गई। क्या सफलता मिली? इसको सफलता मिल गई थी इसकी सूरत में ये अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। कब? 1608 में फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी, इसके बनने से पहले ही 1611 में अंग्रेज़ों की एक दूसरी फैक्ट्री थी जो कि मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो गई। अब ध्यान देना यहाँ पर कि मछलीपट्टनम यहाँ पर है, यहाँ पर फैक्ट्री बनती है 1611 में, और ये है आपका सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात में है ना। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री बन गई है, तो ये बन के तैयार 1608 में स्टार्ट हुई, लेकिन बन के तैयार हुई थी 1613 में। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मछलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री बन के तैयार हुई सूरत में। कब? 1613 में। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा इन सब बातों को। जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए थे, मैंने आपको बताया था। एक कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, दूसरा आया था सर टॉमस रो 1615 में। दोस्तों, भारत में अब अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे, लेकिन 2 वर्ष मतलब 2 ईयर नहीं, 2 ऐसे सन हैं, 2 ऐसी टाइमलाइन है जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए माइलस्टोन स्थापित कर दिया था अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए।
1632 और 1717, ये दो जो सन हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। 1632 में क्या हुआ कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक गोल्डन फरमान, जिसे कहा जाता है सुनहला फरमान, जारी कर दिया था। क्या मिला इसमें? अंग्रेज़ों को इसमें ये मिला कि अंग्रेज़ों से ये कहा गया कि केवल आप 500 पैगोडा, मैंने आपको बताया था ना, पैगोडा मतलब सोने का सिक्का, और सोने का सिक्का ये कहाँ पर ढाला गया था? सोने के सिक्कों को यानी कि पैगोडा को किसने ढाला था? डचों ने ढाला था। कहाँ पर ढाला था? पुलिकट में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो बात ये हुई कि ये कहा गया इस सुनहरे फरमान में कि आप 500 पैगोडा दीजिए, वार्षिक टैक्स होगा ये 500 पैगोडा, 500 सोने के सिक्के का वार्षिक टैक्स लगाया गया। किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों पर। और बदले में कहा गया कि आप गोलकुंडा राज्य का पूरा बंदरगाह ले लीजिए, जिस पर आप स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। यही मामला आगे चलकर काफ़ी जो है बृहद रूप धारण करता है, और यहीं पर आपको याद होगा कि सिराजुद्दौला ने एक युद्ध भी हुआ था सिराजुद्दौला का और अंग्रेज़ों का, जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को पराजित भी किया था। वजह यही थी कि यहाँ पर गोलकुंडा राज का जो बंदरगाह था, इस पर जो था ना मनमानी करने लगे थे ये अंग्रेज, यानी कि ये औरों को भी बुला के ना उनसे व्यापार करवाते थे, बदले में खुद टैक्स लेते थे। तो ये मामला बन गया था यहाँ पर। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 1717 के बारे में। 1717 भी बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। इसमें क्या हुआ था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर, आपको याद होगा कि औरंगजेब की जो डेथ हुई थी ये 1707 में हो गई थी। इसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम था वो राजा बना था। 1717 से लेकर कब तक था? 1712 तक था। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे आप तो फर्रुखसियर आ गया। फर्रुखसियर जो था वो भी एक कमज़ोर मुग़ल सम्राट ही माना जाएगा। एग्जैक्टली जो है ना 1707 के बाद औरंगजेब के बाद मुग़ल बादशाह जो थे वो क्रमशः जो है कमज़ोर होते चले गए, क्रमशः उनमें जो दम था वो ख़त्म होता चला गया। इसलिए कहा जाता है कि शासन करने वाला शासक मजबूत होता है और कोई भी राज्य मजबूत नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? औरंगजेब के बाद जो पूरी स्थिति थी वो डामाडोल होनी स्टार्ट हो जाती है। फर्रुखसियर जो था ये औरंगजेब के बाद ही था। 1717 में क्या हुआ कि फर्रुखसियर के दरबार में जान सरमन नामक एक अंग्रेज़ पहुंचता है, जान सरमन। और जान सरमन ने फर्रुखसियर को इतना प्रभावित किया कि फर्रुखसियर ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और यकीन मानिए कि अगर फर्रुखसियर ने ये गलती न की होती तो शायद अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा नहीं पाते। फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था उसमें 3 बहुत ही खतरनाक बातें थीं। पहली बात तो ये थी, फर्रुखसियर ने ये कहा कि आप मात्र 3000 रुपये वार्षिक टैक्स दीजिए और बंगाल क्षेत्र में आप बिल्कुल मुक्त व्यापार कीजिए। पूरा बंगाल दे दिया 3000 रुपये में, ठीक है। 3000 दो, बंगाल पूरा ले जाओ, व्यापार करो फ्री, ठीक है। 3000 दे दो बस। 10,000 दे दो, और सूरत में भी यही स्थिति, मतलब 3000 में बंगाल दे दिया, 10,000 में सूरत दे दिया। और एक बहुत ही गंदा काम जो किया था फर्रुखसियर ने वो ये था कि बम्बई में क्या था कि अंग्रेज़ जो थे ना अपने सिक्के ढालते थे और चलाते थे, लेकिन बम्बई में जो सिक्के चलते थे वो केवल बम्बई में ही चलते थे। फर्रुखसियर महोदय ने क्या किया कि इन अंग्रेज़ी सिक्कों को पूरे भारत में मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। ऐसा इसके पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये जो 3 बहुत ही खतरनाक तरीके के जो फरमान फर्रुखसियर ने जारी किए थे, जान सरमन जब आया था उसके दरबार में 1717 में, यहीं से जो है ना आगे चलकर मतलब विद्रोह तो हुआ, आपको पता है प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन स्थिति जो थी कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि यहाँ से व्यापार की वजह से और इन क्षेत्रों में अपने पैर जमाने की वजह से अंग्रेज़ जो थे वो इतने मजबूत हो रहे थे कि उनसे लड़ना, छोटे छोटे भागों में विभाजित जो राजा थे, छोटे मोटे जो राजा थे, वो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। गलती तो हो रही थी अपनी तरफ से, हमने ही उनको जो है अपना सारा पावर जो था वो ट्रांसफ़र किया था, और बाद में हम ही उनसे हार गए। और फिर क्या हुआ आपको पता है, लगभग 400 सालों तक उन्होंने जो कुछ किया है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपकी। चलो अब ध्यान देना कि 1717 इसे मैग्ना कार्टा के नाम जाना जाता है, जिसने अंग्रेज़ों की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया था। और 1717 का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? तो फर्रुखसियर महोदय ने, ठीक है। दोस्तों इसके पहले एक 1661 पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
1661 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो गया। कब हुआ दोनों का विवाह? यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो अंग्रेज हैं राजकुमार चार्ल्स और पुर्तगाल की राजकुमारी जो है कैथरीन। तो यहाँ पर अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कि पुर्तगालियों की बात हो रही है, डचों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। और पुर्तगालियों ने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा जो बम्बई था, पूरा जो बम्बई आपका जो कि सालसट द्वीप पर बसा हुआ है, पूरे बम्बई को दे दिया उन्होंने। किसको? उन्होंने दे दिया दहेज में अंग्रेज़ों को। और यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 1661 में जो दहेज में प्राप्त हुआ था, 1661 में जो दहेज में प्राप्त हुई थी मुंबई, किसको? चार्ल्स द्वितीय को। तो यहाँ पर कुछ समय के बाद यानी कि 1668 आते आते चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को केवल 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया कि ले जाओ, इस पर व्यापार करो और व्यापार करने के बाद हमको 10 पाउंड दे देना। मतलब उनके लिए मुंबई जो थी बहुत ही यूजलेस थी, कोई मतलब नहीं था। 10 पाउंड के बदले उन्होंने बम्बई को दे दिया था। ठीक है, इसके बीच एक और सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1687 में क्या हुआ था? ठीक है, 1687 में जो पश्चिमी तट का मुख्यालय है, अंग्रेज़ों ने सूरत से मुंबई को बना लिया। ठीक है, और ध्यान देना एक नाम गेराल्ड ऑन्गियर, गेराल्ड ऑन्गियर जो कि 1669 से लेकर 1677 तक 8 साल तक सूरत का प्रेसिडेंट रहा, बम्बई का गवर्नर रहा, उसने ही बम्बई की स्थापना की थी। तो बम्बई की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ऑन्गियर ने की थी। दोस्तों बात करेंगे 1688 के बारे में। 1688 एक महत्वपूर्ण सन है क्योंकि 1688 में क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे उनको पता है ना हुगली में क्या हुआ था। हुगली में अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था वो तेज़ी से बढ़ रहा था, जो कि औरंगजेब को अच्छा नहीं लग रहा था। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली मुग़ल बादशाह था। उसे जब ये लगने लगा कि पानी जो है सर के ऊपर जा रहा है, तो 1688 में अंग्रेज जो थे उनके ऊपर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया। हालांकि औरंगजेब के सामने आ गया कौन? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड, चाइल्ड जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चा, तो ये बच्चा ही साबित हुआ। औरंगजेब के सामने सर जॉन चाइल्ड जो था वो बच्चा ही साबित हुआ। चाइल्ड जो था हार गया, ये बच्चे जो थे वो हार गए। और हारने के बाद ये इतनी बुरी तरह हारे थे कि क्या हुआ कि औरंगजेब ने ये कहा कि भाग जाओ, मतलब भारत ही छोड़ दो। अब देखो ये 1688 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कूटनीति की दृष्टि से देखना यहाँ पर औरंगजेब अगर चाह लेता पैसे न लेकर, अगर वो भगा देता अंग्रेज़ों को, तो 1688 में ही भारत जो था वो आज़ाद हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने जब चाइल्ड को हराया, बच्चे को हरा दिया, अंग्रेज़ों को हरा दिया, तो क्या हुआ? चाइल्ड ने कहा कि पैसे ले लो, जुर्माना भर देता हूँ, भारत में रहने दो, कभी भी दुश्मन को अपने क्षेत्र में मत रहने दो। इससे यही सबक मिलता है, दुश्मन को कभी भी अपने क्षेत्र में मत रहने दो। और यही हुआ कि चाइल्ड जो था जुर्माना भर के पैसे देकर क्षेत्र में रहा, भारत में रहा। और फिर क्या हुआ? एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था कि कोई भी सदा के लिए आता नहीं। तो यहाँ पर औरंगजेब भी 1707 में चला गया। देन आफ्टर जो वहाँ पर लड़ाई होती है, आपको पता ही है, आगे मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद अंग्रेज़ जो थे वो मज़े लेते रहे इनको हरा हरा के, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे के पूरे भारत पर अपना जो है एक छत्र राज्य स्थापित किया। 3 महत्वपूर्ण किलों के बारे में जान लो जो कि एग्जाम में आते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो कि मद्रास में बना था, फोर्ट विलियम का किला जो कि कलकत्ता में था, फोर्ट लुई का किला जो कि पांडिचेरी में था। ये 3 महत्वपूर्ण किले थे जो कि अंग्रेज़ों ने स्थापित किए थे। इसमें भी जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला है मद्रास, तो मद्रास के बारे में, ये इस किले के बारे में भी कई बार प्रश्न आया है। 1639 में एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। यहीं पर उसने अपना किला बनवा दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, मतलब कोई आपकी ज़मीन को पट्टे पर ले और पट्टे के बाद अपना घर बनवा दे, अब आप वापस नहीं ले पाओगे, ये बात जान लेना आज भी। तो यहाँ पर वो किला बनवा दिया। और कालांतर में ये जो किला था ये कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। अच्छा, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर कोरोमंडल तट के बारे में? जितने लोग जानते हैं फटाफट कमेंट करें, कोरोमंडल तट क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। जो भी अच्छा आंसर होगा मैं उसको बिल्कुल हार्ड भी दूंगा और साथ ही साथ उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, बंगाल के शासक शाहशुजा ये बंगाल का शासक था।
इसने सबसे पहले 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहा जाता है। तो कई गलतियां होती चली गई और अंग्रेज़ जो थे वो क्रमशः शक्तिशाली बनते चले गए। तो दोस्तों ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास लगभग 20-22 मिनट की थी, दूसरी क्लास आपकी 30 मिनट की हो गई है। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बचता है आपका फ्रांसीसियों का आगमन, और फिर आगे मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊँगा ना, अभी तो ये जो इतिहास है इसको अगर इस रूप में मैं आपको ना पढ़ाता तो फिर आपको दिक्कत हो जाती, ठीक है। आगे चल के मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, चीज़ें याद भी रहेंगी, बहुत ही संक्षेप में रहेंगी। एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल सी की जो पीटी की परीक्षा है, या फिर जीआईसी प्रवक्ता हो गया, या फिर पीसीएस वाले हो गए, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर ये सेशन आपको पसंद है फ्रेंड्स, तो आपकी राय बहुत अपेक्षित है। आप इस क्लास में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, वो भी बताइए। क्लास के बारे में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ये भी बताइए कि अगर क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं क्या करूं। थैंक यू।